दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 22। इसमें हम तापमान एवं लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और कुछ फैक्ट जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं वो भी आपके समझ में और जानकारी में आ जाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 22वां भाग। इसमें आइए देखते हैं तापमान एवं लवणता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का प्रतिशत कितना होता है। ऑप्शन है आपके 54%, 64%, 77.8% या फिर 10.9%। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 77.8%। दोस्तों सागरी जल एक सक्रिय घोलक होता है और इसमें कई प्रकार के खनिज घुली हुई अवस्था में मिले रहते हैं। प्रति 1000 ग्राम सागरी जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 27.213 होती है और उल्लेखनीय है कि औसत सागरी लवणता 35 प्रति 1000 है और समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत 77.8% होता है। तो याद रखिएगा, समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड जिसको कि साधारण नमक या खाने वाला नमक कहा जाता है, ये 77.8% होता है। अगला प्रश्न है भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान कितना है। 27 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 7 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 17 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 19.4 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 67 डिग्री फ़ारेनहाइट है। जबकि आप देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों का औसत तापमान 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 61 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो याद रखिएगा, अगर जो भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान देखा जाए तो ये 17 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला प्रश्न है महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, आपको बताना है। 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, 74 डिग्री फ़ारेनहाइट, 35 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सही उत्तर है महासागरों का औसत वार्षिक तापमान 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और ये लगभग 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो याद रखिएगा, भूमंडल के समस्त महासागरों का औसत तापमान 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर फ़ारेनहाइट में 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नांकित में से सबसे गर्म सागर कौन सा है? लाल सागर, अरब सागर, बाल्टिक सागर या फिर जापान सागर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। दिए गए सागरों में सबसे गर्म सागर लाल सागर है। लाल सागर उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है और स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। साथ ही लाल सागर के जल का बाहरी सागरी जल से मिश्रण न हो पाने के कारण भी ये अधिक गर्म रहता है। तो याद रखिएगा, सबसे गर्म सागर लाल सागर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सागर की गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस सागर में गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है। ऑप्शन हैं आपके नॉर्वेजियन सागर, अरब सागर, जापान सागर या फिर लाल सागर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी है, लाल सागर। दोस्तों लाल सागर में गहराई पर अधिक तापमान पाया जाता है। इसकी सतह का औसत तापमान गर्मी में लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तरी क्षेत्र में और 30 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिणी क्षेत्र में रहता है और जाड़े में भी केवल 2 डिग्री सेंटीग्रेड की भिन्नता आती है। तो सही उत्तर है दोस्तों, लाल सागर में गहराई से अधिक तापमान पाया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं कहाँ पर? देखिए, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में।
तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन सी, हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं। देखिए, प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन के सतह का औसत तापमान 66.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 19.1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो कि अन्य सभी महासागरों से अधिक होता है। हिंद महासागर का औसत तापमान 60.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 17.03 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अटलांटिक महासागर का औसत तापमान 60.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 16.91 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हिंद महासागर के सीमांत और बंद सागर जैसे लाल सागर का तापमान 90 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड और फारस की खाड़ी का तापमान 94 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 34.4 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। यदि महासागरों के औसत तापमान को लिया जाए तो सही उत्तर प्रशांत महासागर होगा, लेकिन यदि सर्वाधिक तापमान के संदर्भ में पूछा जाए तो हिंद महासागर होगा कि महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान हिंद महासागर में रहते हैं, लेकिन महासागरों का औसत तापमान ये प्रशांत महासागर में अधिक होता है। अगला प्रश्न है, जलमंडल के समताप मंडल का प्रारंभ सामान्यतः कितनी गहराई के बाद माना जाता है? ऑप्शंस हैं आपके, देखिए 6000 फीट, 12000 फीट, 15000 फीट या फिर 18000 फीट। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? तो देखिए दोस्तों, जलमंडल में सामान्यतः 1000 मीटर की गहराई के बाद तापमान समान होता है और 1000 मीटर को यदि फीट में बदलें तो ये 3280 फीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं 3280 फीट या 3300 फीट से लेकर 13100 फीट तक गहराई में जल का तापमान समान रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से, 3300 फीट से लेकर 13100 फीट तक। तो आप देखिए इसमें से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं करता है, इसलिए इस प्रश्न के उत्तर को हम स्टार करेंगे। और आप जान लीजिए दोस्तों, NOAA के अनुसार लगभग 3300 फीट से लेकर 13100 फीट तक की गहराई तक जल का तापमान समान होता है और उसे ही जलमंडल का समताप मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं आपके, देखिए थर्मोक्लाइन, हैलोक्लाइन, ग्लोक्लाइन या फिर थेस्टोक्लाइन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, थर्मोक्लाइन। दोस्तों, महासागरीय जल का द्वितीय स्तर थर्मोक्लाइन कहलाता है और नोवा के अनुसार यह स्तर समुद्री सतह से लगभग 200 मीटर से 1000 मीटर के मध्य होता है। इस स्तर में तापमान ऊपर या नीचे परतों में तेजी से परिवर्तित होता है और लंबवत रूप में तापमान की दृष्टि से महासागरीय जल की 3 परतों का निर्धारण किया गया है, ऊपरी परत, थर्मोक्लाइन और निचली परत। अगला प्रश्न है, पाइक्लोक्लाइन। देखिए, पाइक्नोक्लाइन का संबंध महासागरीय किससे है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो पाइक्नोक्लाइन का संबंध किस महासागरीय विशेषता से है? ऑप्शन है आपके लवणता, घनत्व, तापमान या निक्षेप। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व। दोस्तों, सागरीय जल के तापमान के विपरीत विभिन्न अक्षांशों उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में महासागरीय जल के घनत्व में 200 से 1000 मीटर की गहराई वाले मंडल में तीव्र वृद्धि होती है, लेकिन उच्च अक्षांशों में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 200 से 1000 मीटर गहराई वाले भाग जिनमें सागरीय जल के घनत्व में तीव्र परिवर्तन होता है उनको पाइक्नोक्लाइन कहा जाता है और इससे सागरीय जल के घनत्व का बोध होता है। तो याद रखिएगा, पाइक्नोक्लाइन ये महासागरीय घनत्व से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है कब? 12 बजे मध्याह्न, 1 बजे अपराह्न, 2 बजे अपराह्न या 3 बजे अपराह्न में। तो कब महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापक्रम अंकित किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 बजे अपराह्न पर। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सामान्य रूप से महासागरीय सतह के जल का उच्चतम तापमान 2 बजे अपराह्न तथा न्यूनतम तापमान 5 बजे प्रातः अंकित किया जाता है
और दैनिक तापांतर पर आकाश की दशा यानी मेघाच्छन्नता या खुलापन, वायु की स्थिरता तथा सागरीय सतह की प्रकृति का पर्याप्त प्रभाव होता है और जल का स्तरीकरण भी दैनिक तापांतर को प्रभावित करता है। और अगर जो देखें तो सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में तथा तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। तो याद रखिए दोस्तों, सागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान अगस्त में और न्यूनतम तापमान फरवरी में अंकित किया जाता है। सामान्य रूप से औसत वार्षिक तापांतर 10 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, लेकिन प्रादेशिक स्तर पर इसमें भिन्नता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, सामान्य रूप से महासागरीय जल से महासागरीय सतह से जल का उच्चतम तापक्रम ये 2 बजे अपराह्न में अंकित किया जाता है। अगला प्रश्न है, महासागरों में ताप प्रवणता परत यानी थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या है। देखिए, यहाँ पर यह जल की सबसे उष्ण परत होती है जिसमें तापमान सभी गहराइयों पर लगभग एक समान होता है। दूसरा है कि इस परत में गहराई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। तीसरा है कि इस परत में तापमान कम होता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता नहीं है। और चौथा है कि इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ताप प्रवणता परत या थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण ये है कि इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है और यही ताप प्रवणता परत है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महासागरों में जल के तापमान में गहराई के साथ साथ परिवर्तन होता है, जिनमें सामान्यतः जल का तापमान गहराई के साथ बढ़ता है। महासागरों में 200 मीटर से 1000 मीटर की गहराई वाले सागरीय मंडल को ताप प्रवणता परत कहते हैं। इस परत में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तीव्र गति से गिरावट आती है। अगला प्रश्न है कि महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता कितनी होती है। 33 प्रति हज़ार, 35 प्रति हज़ार, 37 प्रति हज़ार या फिर 40 प्रति हज़ार। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, 35 प्रति हज़ार। देखिए, समुद्र और महासागर में पाई जाने वाली औसत लवणता 35 प्रति हज़ार है, यानी समुद्र के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलराशि की लवणीयता सबसे कम है। देखिए, बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, लाल सागर और पीला सागर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल्टिक सागर। जो ये विकल्प दिए गए हैं इनमें बाल्टिक सागर की लवणीयता सबसे कम है। और आप जानते हैं, सागरीय लवण की मात्रा और वितरण पर अक्षांशों का अधिक नियंत्रण होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जब हम चलते हैं तो लवणता में कमी आती है और इस अनुसार बाल्टिक सागर सामान्य से कम लवण वाले प्रदेश के अंतर्गत आता है। और बाल्टिक सागर में नदियों और वर्षा के स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, जिससे बाल्टिक सागर में न्यून लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरीय जीव कटिबंधों में किसमें प्रकाशित मंडल किसको कहा जाता है। ऑप्शन है हेडल पैलेजिक जीव कटिबंध, ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध, मेसोपैलेजिक जीव कटिबंध और बेंथोपैलेजिक जीव कटिबंध। तो किसमें से किस सागरीय जीव कटिबंध को प्रकाशित मंडल कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महासागरों में सतह से लगभग 200 मीटर यानी 600 फीट की गहराई वाले क्षेत्र को ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध कहते हैं। और इस क्षेत्र में सूर्य की रोशनी के प्रभाव स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, इसलिए इसे फोटिक मंडल या फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ईपी पैलेजिक जीव कटिबंध को प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई कितने मीटर से कितने मीटर के बीच होती है। ऑप्शन देखिए, 800 से 1000 मीटर, 200 मीटर, 500 से 1000 मीटर या फिर 1.5 किलोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 200 मीटर तक। देखिए दोस्तों, समुद्र में प्रकाशीय क्षेत्र अथवा सुप्रकाशित क्षेत्र जिसको फोटिक और यूफोटिक जोन्स कहा जाता है, इसकी गहराई 200 मीटर तक होती है और इस क्षेत्र में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, आपको बताना है। देखिए, महासागरों में घुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है, सही है। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है, सही है।
भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, तो ये आपका सही नहीं है। और आप देख सकते हैं कि आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, सही है। दोस्तों देखिए, सागरी लवणता की औसत लवणता जो है, सागरी जल की जो औसत लवणता होती है 1000 ग्राम में 35 ग्राम होती है। और सागरी लवणता में वृद्धि होने से जल के घनत्व में वृद्धि होती है। सागरी जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता की मात्रा में कमी आती है, इसलिए आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। लेकिन भूमध्य रेखा या इसके आसपास उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है, बल्कि उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में पाई जाती है। इसका मुख्य कारण भूमध्य रेखा पर होने वाली अधिक वर्षा जल की लवणता को कम कर देती है। तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा के आसपास नहीं बल्कि 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में लवणता अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है कहाँ पर? भूमध्य रेखी प्रदेश में, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उपध्रुवीय क्षेत्र में या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में? तो सही उत्तर है दोस्तों, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है, यहाँ पर समुद्र का खारापन सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पर? 5 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, 10 डिग्री उत्तरी से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 40 डिग्री से 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच आपको बताना है कि कहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी गोलार्ध में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता है? वर्षण, वाष्पीकरण, तट संरचना या फिर नदी जल प्रवाह? तो सही उत्तर है तट संरचना दोस्तों, ये लवणता को प्रभावित या नियंत्रित नहीं करता है, जबकि महासागरों के सतह की जल की लवणता मुख्यतः वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। तटीय क्षेत्रों में जल के लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की क्रिया से अधिक प्रभावित होती है। पवन एवं महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण क्या है? भूमि, समुद्री जीवन, उल्कापिंड या ज्वालामुखी? तो सही उत्तर है समुद्र में खारेपन का मुख्य कारण भूमि है। और प्रारंभ में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो प्रथम ठोस पपड़ी का निर्माण हुआ और उस पपड़ी में लवण की मात्रा अधिक थी। पपड़ी के विघटन और वियोजन के कारण अपरदन द्वारा लवण सागर में पहुंचने लगे, जिस कारण सागर की लवणता में वृद्धि हुई और ज्वालामुखी की राख से भी लवणता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका सामुद्रिक जल में लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन है वृष्टि, सामुद्रिक जलधाराएं, बड़ी नदियों के मुहाने या फिर समुद्र तलीय वनस्पति? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, समुद्र तलीय वनस्पतियों का दोस्तों सामुद्रिक जल की लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक महासागर से दूसरे महासागर में लवण की मात्रा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। इतना ही नहीं, एक ही महासागर के विभिन्न भागों में लवण की मात्रा में अंतर पाया जाता है। महासागरों, सागरों और झीलों में लवण की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारकों को नियंत्रक कारक कहते हैं। और लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, वर्षा, नदी जल का आगमन, पवन, सागरी धाराएं और लहरें प्रमुख हैं। समुद्र तली वनस्पति या सामुद्रिक जल की लवणता की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं डालता है और सागरी लवणता में वृद्धि से जल के घनत्व की मात्रा में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या फिर सोडियम क्लोराइड? तो आप जानते हैं कि समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सबसे अधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की होती है, जिसको कि NaCl या साधारण नमक कहा जाता है। डिटमार एक विचारक हैं, उनके अनुसार समुद्र के जल में अनेक प्रकार के लवण पाए जाते हैं। 7 लवण इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक मात्रा 77.8% सोडियम क्लोराइड की पाई जाती है। इसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड 10.9% होता है।
मैग्नीशियम सल्फेट 4.7%, कैल्शियम सल्फेट 3.6%, पोटेशियम सल्फेट 2.5%, कैल्शियम कार्बोनेट 0.3% और मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.2% होता है। तो इस तरह से आप जान लीजिए कि सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड होता है समुद्री जल में, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आरोही क्रम में सागरी जल में विद्यमान लवण की प्रतिशतता को सही प्रदर्शित करता है। तो जब आप सभी विकल्पों पर विचार करेंगे तो आइए देखते हैं जो सागरी जल में आरोही क्रम में, तो देखिए सबसे अधिक मात्रा में आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड होता है, यहाँ पे है, उससे कम मैग्नीशियम क्लोराइड, उससे नीचे मैग्नीशियम सल्फेट और फिर कैल्शियम सल्फेट। तो आरोही क्रम में कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड आपका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आरोही क्रम आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व कौन सा है। देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महासागरी जल में लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक कौन सा है। तो आप जानते हैं कि महासागरी जल में सबसे अधिक लवणीयता जो है वो NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की, और दूसरा जो है वो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण लवण मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों सागरी जल में लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक एक तो सोडियम क्लोराइड होता है, क्लोराइड होते हैं, और दूसरे सल्फेट होते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सल्फेटों की जो लवणीयता का दूसरा सबसे बड़ा घटक है। क्लोराइड जो हैं सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरे सल्फेट होते हैं जिनमें सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का स्थान है। तो देख सकते हैं सल्फेट को सही उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है। दूसरा कथन है कि सागरों में लवणों की संरचना के अनुपात में समानता होती है। तीसरा है सागरी लवणता अधिक है तो वाष्पीकरण न्यून होता है। और चौथा है उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। तो आप देखिए विभिन्न सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, परंतु उनकी संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। और वाष्पीकरण तथा लवणता में सीधा संबंध होता है। वाष्पीकरण जितना अधिक होगा लवणता उतनी ही अधिक होगी। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि जो विकल्प हैं उसमें क्लियरिटी नहीं है, इसलिए आप इसको स्टार लगा दीजिए। कह रहा है कि सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर होता है, तो सागरों में लवण की कुल मात्रा में अंतर हो सकता है, लेकिन उनकी संरचना के अनुपात में सर्वत्र समानता होती है। तो ये तो सही है। देखिए तो दोनों ही कथन आपके यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हो गए। वाष्पीकरण और लवणता में सीधा संबंध है तो ये आपका गलत हो जाएगा, और उपर्युक्त सभी कथन सही हैं ये भी सही नहीं है। तो दो कथन आपके सही हो जा रहे हैं, इसलिए इसमें किसी एक सही कथन को चुनना जो है उपयुक्त नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है, महासागर जल में लवणता अधिक होगी जहाँ पर वर्षा वाष्पीकरण से अधिक है, वाष्पीकरण वर्षा से अधिक है, वर्षा वाष्पीकरण के बराबर है, या समुद्र में सतही प्रवाह अधिक आता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। उस महासागर में जल में लवणता अधिक होगी जहाँ पर वाष्पीकरण वर्षा से अधिक होगा। तो वाष्पीकरण होने से जो नमक की मात्रा है या लवणों की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। लवणता और वाष्पीकरण की प्रक्रिया में सीधा संबंध वाष्पीकरण की क्रिया, तापमान, वायु की शुष्कता और बादलों पर निर्भर करता है। वाष्पीकरण की मात्रा जितनी अधिक होगी वहाँ पर लवणता की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। और आप जानते हैं कि उष्ण मरुस्थलों के समीप समुद्री जल में लवणता अधिक होना वाष्पीकरण प्रक्रिया का परिणाम है। वहीं भारी वर्षा के कारण महासागरीय जल की लवणता घटती है। भूमध्य रेखीय प्रदेश इसका उदाहरण है, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में ऐसे तो अधिक तापमान होने के कारण लवणता अधिक होनी चाहिए, लेकिन वहाँ वर्षा भी अधिक होती है, इसलिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, महासागरीय जल में लवणता घटती है जब वाष्पीकरण अधिक होता है,
हवा का वेग अधिक होता है, भारी वर्षा होती है या आर्द्रता अधिक होती है? तो सही उत्तर है जब भारी वर्षा होती है तो महासागरीय जल में लवणता घटती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सर्वाधिक लवणता पाई जाती है आपकी, देखिए, लाल सागर में, मृत सागर में, अरब सागर में या फिर काला सागर में? तो आप जानते हैं दोस्तों, मृत सागर जो कि डेथ सी है, डेड सी जो कि जॉर्डन में है, यहाँ पर सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। और ये लवणता का मानक देखिए 238 प्रति हजार जॉर्डन के मृत सागर में लवणता पाई जाती है, जो कि सर्वाधिक है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। संसार में उच्चतम औसत लवणता कहाँ पाई जाती है? तो देखिए, सही उत्तर है ऑप्शन सी। उच्चतम औसत लवणता मृत सागर में पाई जाती है, 238 प्रति हजार। ये मृत सागर जॉर्डन में स्थित है, वहाँ की लवणता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर की लवणता सर्वाधिक है? लाल सागर, पीला सागर, सफ़ेद सागर या मृत सागर? तो मृत सागर यानी डेड सी जॉर्डन में है दोस्तों, यहाँ की लवणता सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सागरों में लवणता सबसे कम है कहाँ पर? काला सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर या फिर लाल सागर? तो कहाँ की लवणता सबसे कम है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लैक सी यानी काला सागर। दोस्तों, जो विकल्प दिए गए हैं इनमें काला सागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है। काला सागर में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण लवणता में कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुर्की की प्रसिद्ध वान झील में कितने प्रतिशत लवणता पाई जाती है प्रति 1000 पर? 238, 330, 370 या फिर 420? तो आप जानते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लवणता जो है ये मृत सागर में पाई जाती है। और तुर्की की वान झील में लवणता 330 प्रति हजार है, ये भी बहुत अधिक है। तुर्की की वान झील विश्व की सबसे खारी झीलों में एक है, जिनमें लवणता 330 प्रति हजार पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सागर या झील में सर्वाधिक लवणता है? लाल सागर, मृत सागर, ग्रेट साल्ट लेक या वान झील? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका वान झील। तुर्की की वान झील में सर्वाधिक लवणता 330 प्रति हजार है, जबकि जॉर्डन के मृत सागर में ये 238 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस झील की लवणता सर्वाधिक है? तो देखिए, वान झील है जब आपका, तो वान झील हो जाएगा, सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित झीलों में किसमें लवणता सबसे अधिक है? तो वान झील है आपका, वान, विक्टोरिया, बाल्कस झील और टिटिका का? तो सही उत्तर आपकी वान झील की लवणता सर्वाधिक 330 प्रति हजार है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको बताना है। ऑप्शन है, उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है। दूसरा है कि गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ा देती है। तीसरा है, प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं। और चौथा है कि भूमध्य सागरीय के पूर्व विभाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है। तो असत्य कथन आपसे पूछा गया है, प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ये सही नहीं है। दोस्तों, प्रतिचक्रवाती दशाएं स्थिर पवन उच्च तापक्रम के साथ लवणता को घटाती नहीं बल्कि ये बढ़ा देती हैं, तो इसीलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और हवाएं अपने साथ खारे पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती हैं, जिसके कारण प्रतिचक्रवाती दशाओं में लवणता वहां की बढ़ जाती है। अन्य कथन कि उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता दक्षिणी गोलार्ध से कम है, सही है। गल्फ स्ट्रीम यूरोप के उत्तरी पश्चिमी तट पर लवणता बढ़ाती है, सही है। और डी ऑप्शन की भूमध्य सागर के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की तुलना में अधिक लवणता पाई जाती है, ये कथन सही है। प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को घटा देती हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रतिचक्रवाती दशाएं लवणता को बढ़ा देती हैं।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने विश्व के भूगोल के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक देखा वो है तापमान एवं लवणता, यानी लवणता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है और सागरीय लवणता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा आपने देखा कि लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से प्रमुख कारक हैं और इनसे संबंधित प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपने सॉल्व किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।